नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि समाज में बढ़ती जो हिंसात्मक गतिविधियां हैं उनको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये गांधी का देश है। गांधी ने अहिंसा की बात की, बहुत सारे उन पर जातियाँ हुई, पर वो कहते थे, उनके प्रभाव में लोग थे कि अगर आपके साथ किसी प्रकार की जाति हो रही, हिंसा हो रही, तो आप हिंसा का जवाब हिंसा से ना दें। अगर आप हिंसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो हिंसा कर रहा है वो बदल जाए। पर एक और भी थाट था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, कि अगर कोई हमारे साथ हिंसा पे उतारू है तो हम उसका जवाब उसी तरह देंगे, गोली बारूद से देंगे। ये भी एक थाट था। पर बहरहाल हम गौतम बुद्ध के देश से हैं, हम महावीर के देश से हैं, हम गांधी के देश से हैं, तो हमारे भीतर जो है एक अहिंसा का भाव प्रबल था और समाज में कोशिश ये होती थी कि बातचीत के जरिए चीज़ें हल हो जाएं। पर हम ये देख रहे हैं कि इधर के समय में जहाँ पे बातचीत के जरिए चीज़ें तय होनी चाहिए या शांत होनी चाहिए, और अगर बुजुर्ग कोई टोकता था तो लोग दूर हो जाते थे, अभी समाज में हस्तक्षेप करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो रही है। हमको क्या करना है, जो कुछ हो रहा है हम उसको इग्नोर करते हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं कि पूरे मोहल्ले में किसी एक आदमी को घेर के कुछ लोग मारते हैं, कुछ लोग कोई विरोध करता है तो उसको मारते हैं, कहीं पर जरा सी बातचीत होती है, साइकिल टकरा जाती है तो लोग मारपीट पे आमादा हो जाते हैं। तो जो बातचीत के जरिए जो चीज़ें हल हो सकती थी, वहाँ मारपीट और हिंसा का सहारा लोग बड़े पैमाने पे ले रहे हैं। और इसमें जो युवा है वो ज़्यादा जो है हिंसात्मक, चूँकि उसके भीतर एक जज्बा होता है, तो कई बार ये सोचता भी नहीं कि इस हिंसा का क्या होगा। हमारे इर्द गिर्द हम पूरे देश में देखते हैं कि कोई जुलूस निकलता है, वहाँ हिंसा हो जाती है। धर्म जो है, हम धर्म के बारे में बात करते हैं कि धर्म सहिष्णु बनाता है, धर्म हमको संवेदनशील बनाता है, पर हम जो धार्मिक जुलूसों में देखते हैं वहाँ पर भी हिंसा होती है। इस तरह के नारे लगते हैं कि वो एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं। कहीं ना कहीं समाज में या तो आप चुपचाप रहिए कि हमको क्या करना है, जो कुछ हो रहा है होने दीजिए, और अगर आप हस्तक्षेप करते हैं तो धीरे धीरे समाज में लोग ये डरते हैं। कम लोग जो गुंडाई प्रवृत्ति के या बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं उनकी संख्या कम होती है, पर एक बड़ा वर्ग चुप होता है, और वो चुप वर्ग जो होता है उसको, उसकी वजह से जो ऐसे लोग होते हैं इनके हौसले बहुत बढ़ते हैं। तो हम ये लगातार देख रहे हैं कि समाज में हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ रही हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जिस तरह की घटनाएं पहले नहीं होती थी, हम देखते हैं कि उस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमारे आसपास के कई जिलों में जो घटनाएं हुई, पूर्व में हम कवर्धा की बात करें, बेमेतरा की बात करें, सूरजपुर की बात करें, कांकेर की बात करें, हम कई जगह की बात करते हैं, तो हमको लगता है कि जो एक आक्रामकता समाज में आई है और जो एक प्रवृत्ति ऐसी हो रही है, अब इसके लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार हो सकते हैं उस पर हम गंभीरता से बातचीत करेंगे। वो वजह हो सकती है, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो जिस तरह के वीडियो गेम देख रहे हैं उसमें तमाम तरह की हिंसा भरी हुई है, और इतने खुश होते हैं कि गोली मार के ये करके, मतलब बहुत सारे कार्टून भी हैं जो लगातार जो कुछ जिस तरह से उनके सामने आ रहा है उसमें हिंसा को बहुत ग्लैमराइज तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। सिनेमा में, टीवी चैनल में भी हिंसा बढ़ी है, और वो हिंसा लोग उसको सहज स्वीकार कर रहे हैं। और समाज में भी ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, जैसा मैंने कहा कि जो बातचीत के जरिए हल हो सकती है वो बातचीत के जरिए हल नहीं हो रही। इसके बहुत लंबे चौड़े आंकड़े हैं जिस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ रही है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बेरोजगारी भी एक कारण हो सकती है, घर में एक फ्रस्ट्रेशन है, वो भी एक कारण हो सकता है। बहुत सारी जो आदमकद इच्छाएं हैं उनकी अगर पूर्ति नहीं होती तो वो भी एक फ्रस्ट्रेशन है। ये फ्रस्ट्रेशन कई तरह से निकलता है। एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, उसमें कुछ लोग जो है, एक आदमी जेब कतरा है, जेब काट के भाग रहा है और भीड़ पकड़ के उसको मारने लगती। तो सुनील दत्त उसको बचाता है और कहता है कि सब अपने अपने घर से नाराज हैं और ये अपनी नाराज़गी को कहीं ना कहीं निकालेंगे। तो इनकी नाराज़गी सिस्टम से है, घर से है, समाज से है, पर इनको एक मौका चाहिए हाथ साफ करने का। हम कई बार देखते हैं कि कहीं पर भी झगड़ा लड़ाई होती तो लोग बिना जाने हाथ छोड़ देते हैं, मारपीट पे आमादा हो जाते हैं, भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। तो भीड़ का अपना कोई विवेक नहीं होता और लोग उसमें शामिल होकर कई बार सामूहिक हिंसा में अपनी सहभागिता निभाते हैं। तो चलिए हम इस पर बातचीत का सिलसिला
प्रारंभ करते हैं कि ये हिंसा की प्रवृत्ति किस तरह से बढ़ रही है। तो हमारे साथ एडवोकेट शिशिर श्रीवास्तव हैं। मैं सबसे पहले उनसे चाहूँगा कि किस तरह के प्रकरण देखने मिल रहे हैं, किस तरह से हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ रही हैं और उसकी वजह आप किस तरह से देखते हैं। नमस्कार सभी को। जैसा कि अभी भैया ने अभी इंट्रोडक्शन दिया था कि जो हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है, मेरे को दिल्ली का एक वाकया याद आ गया। दिल्ली में जब दो लोगों के बीच में एक्सीडेंट होता है तो निकलने वाला सबसे पहले यही बोलता है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। ये जहाँ तक हिंसात्मक प्रवृत्ति का सवाल है, हाँ, ये हमारी मानसिकता का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, ये उनके एक ईगो का भी हिस्सा होता जा रहा है कि आपने धन अर्जित कर लिया, आपने साधन अर्जित कर लिया, अब आपको लगता है कि आप इनविंसिबल हैं, आप बिल्कुल भी छुए नहीं जा सकते हैं। और आपको लगता है कि आपको ज़रा सा किसी बुजुर्ग ने भी अगर मान लीजिए आपको सलाह देने के नाम पे कुछ कह दिया, अगर आप आए बाएं गाड़ी चला के निकल रहे हैं उसमें भी अगर आपको किसी ने सलाह दे दी, तो लोगों के ईगो पे आ जाता है। और वो ईगो पे आने के बाद जिस तरीके से झगड़ा शुरू करते हैं, जबकि अभी मैं जब आ रहा था तब एक युवक जो है वो आए बाएं गाड़ी चला के निकल रहा है, उसमें उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो भी गिर सकता है। वो गिरेगा तो उसको ज़्यादा चोट लगेगी, सामने वाले का तो जो नुकसान होगा वो होगा, पर उसमें भी जो अब उसके बाद जब उसको चोट लगेगी तो सबको क्या लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ है, फिर भीड़ में हिंसा बढ़ेगी। तो ये जो हमारे मानसिकता में एक आ गया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे एक ईगो का हिस्सा है। हमें सबसे पहले इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम समाज में जो आम जन है उनमें जो हिंसा की प्रवृत्ति है वो कम की जा सकती है। तो ये आम जनों में हिंसा की प्रवृत्ति कैसे कम हो, और जो अभी जिस तरह से शिशिर कह रहे थे कि एक पैसा भी लोगों के पास एक पावर होता है, और पैसे की गर्मी जिसको बोलते हैं लोगों को, तो कई बहुत सारे लोग जिनके पास अलग अलग तरीके से पैसा आया है, वो लोगों को भी लगता है कि हमारी जेब में यदि पैसा है तो एक प्रकार से पावर है, या कहीं पर कोई समाज संगठित है और वो 15, 20, 25, 40 लोग हैं, उन्होंने कोई संगठन ज्वाइन कर लिया है और वो संगठन उस इलाके में पावरफुल है, तो वो देखते हैं कि जो कम संख्या में अल्पसंख्यक लोग हैं, वो किसी भी इलाके का हो सकता है। तो पहले हम लोगों के जो मोहल्ले पारे होते थे वो किसी किन्हीं कारणों से बने थे, बाद में वो प्रतीक बन गए कि ये मोहल्ला इस तरह का है, वहाँ से गुजरोगे तो वो उसको तुमको देख लेगा, तो मेरे मोहल्ले में आना। और धीरे धीरे फिर कुछ लोगों के पास हथियार होने लगे, कुछ लोगों के पास पैसा था तो उन्होंने बहुत सारे गिरोह के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया और एक साथ जाकर वो कहीं पर भी हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये भी है कि एक माचो मैन की भूमिका होती है कि जो लोग मारपीट करते हैं उनको भी लोग, अच्छा आजकल तो ये भी एक प्रवृत्ति देखें कि लोग उसको छुपाते नहीं हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं बाकायदा मारपीट की घटना को, जो कुछ करते हैं उसके वीडियो भी वायरल करते हैं ताकि जो है एक दबाव बने। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो जिन लोगों को अपराध में जेल भेजा जाता है वो जेल के भीतर बैठ के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं और ये प्रचारित भी करते हैं कि ये हमने किया है, ताकि उससे उनको पैसा कौड़ी मिलता रहे, उनका समाज में दबदबा रहे। तो अब अपराध करके कोई छिपा नहीं रहा है और उसको ये डर भी नहीं। भी हमने सूरजपुर की घटना देखा, हालिया घटना जो है कि अपराधी के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो ना केवल पुलिस वाले को मार रहा है बल्कि उसकी पत्नी और बच्चे को भी मार रहा है, उस पर खौलता हुआ तेल डाल रहा है और उसके साथ बाकी लोग भी हैं। इनको ये भी डर नहीं है कि ये जो कर रहे हैं हम ये कानून के खिलाफ है। इसी तरह हम देखते हैं कि भीड़ किसी को भी जो है पकड़ के मार देती है। कहीं पर आप बलौदा बाजार की घटना को देखिए कि आप प्रदर्शन करने जाते हैं और वहाँ पर कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस जला देते हैं भीड़ में, और बाद में वो चिन्हित कर करके उनको गाड़ी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से पकड़ा जा रहा है। तो अभी बहराइच जो अभी तत्काल जो अभी हाल में घटना हुई है कि वहाँ पर जिस तरह से, जबकि वहाँ योगी का शासन है, लोग समझते हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था बहुत कड़ी है और बहुत सारे एनकाउंटर भी हुए हैं, इसके बावजूद जिस तरह से वहाँ पे दंगा फैला है वो बहुत चौंकाता है। तो चलिए हम इसके और तहे में जाएंगे और बातचीत करेंगे। तो मैं विजय झा जी से चाहूँगा कि वो भी इस पर कुछ प्रकाश डालें और किस तरह से ये चीज़ें हिंसा बढ़ रही है और इस पर हम कैसे काबू पाएंगे। धन्यवाद सुभाष भैया, बहुत ही ज्वलंत समस्या और बहुत ही तात्कालिक घटनाओं को आपने इस विषय में शामिल किया है। निसंदेह हमारे वकील साहब बोल रहे थे, कानून का साथ लेना चाहिए,
कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। लोग बोलते हैं हमको क्या करना है, घटना हो गया। FIR शब्द से ही स्पष्ट है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आपको आपकी जवाबदारी है भारत के, और आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं। आपके सामने यदि कोई घटना दुर्घटना हो रही है तो उसकी सूचना नियरेस्ट थाने में आपको देना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो आपने विस्तार से बताया, शराब, गांजा, अफीम, चरस रोज पकड़ा रहे हैं। इतना ज़्यादा लोग नशे में डूबे हुए हैं, और ख़ास करके नवयुवक लोग। 90% घटनाएं जो हैं वो किस में हो रहे हैं, नशे में हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां शराब बंद करेंगे बात करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव होता है शराब बंद करना तो दूर, चखना सेंटर नीलाम हो रहे हैं साहब। चखना सेंटर में AC बना करके नीलाम किया जा रहा है और जिला प्रशासन कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम कानून व्यवस्था की स्थिति, एक जमाने में था किसी के घर में सामान्य एक पुलिस वाला आ जाता था तो मोहल्ले में हल्ला हो जाता था, भले वो निमंत्रण कार्ड देने आया, पुलिस आया। आजकल न पुलिस से डर है न ही न्यायालय से डर है। आप देखिए सूरजपुर का जो घटना वो पुलिस वाले के घर में, और सवाल इस बात का है कि एक दिन का घटना नहीं है, पहले से लगातार उसके साथ टॉर्चर कर रहे थे, लड़ाई हो रहा था। पहले यदि उसको पुलिस प्रशासन ध्यान देती शायद ये घटनाएं नहीं होती। कई बार होता है जमानत में लोग छूट जाते हैं और दूसरे दिन हत्या कर देते हैं, तो हमको सोचना पड़ता है अरे यदि जमानत में नहीं छूटता तो शायद हत्या नहीं होता। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति लचर है। कानून व्यवस्था को चलाने वालों के ऊपर भी एक प्रेशर है। 2 प्रकार के कानून हो गए हैं, VIP लोगों के लिए अलग कानून है, सामान्य कानून अलग है। तो कहीं ना कहीं ये भी राजनीतिक संरक्षण की जो बातें होती है, हम आज इस छत्तीसगढ़ की बात करें, हमारे एक विधायक ईश्वर साहू जी, उनको केवल इसलिए टिकट मिला था कि उनके लड़के की हत्या हो गई और वो पूरा साहू समाज में माहौल बना, बाद में उनको टिकट दिया गया। आज उनका ही लड़का गुंडागर्दी कर रहा है, उनका ही लड़का फिर मारपीट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तात्कालिक भावनात्मक निर्णय लेने से भी कहीं ना कहीं हमको क्षति हो रही है। कुल मिलाकर इस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, और ख़ास करके नवयुवक मोबाइल, जैसा आपने कहा मिश्रा जी, मोबाइल से तो 24 घंटा पूरे बर्बाद हो जा रहे हैं बच्चे। पढ़ाई लिखाई तो एक तरफ, 80% बच्चे जो हैं वो मोबाइल में बर्बाद हो रहे हैं, केवल 20% बच्चे मोबाइल में पढ़ लिख करके प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ रहे हैं। जी, तो अभी हम देख रहे हैं कि देखिए हिंसा कई तरह से है। एक नक्सली हिंसा हमारे राज्य में हम देखते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, एक वो उस तरह की हिंसा है। एक पूर्वोत्तर राज्य में भी हम देख रहे हैं, मणिपुर में लगातार हम देख रहे हैं कि वहाँ पर 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं जब जिसको मौका मिल रहा है। कई जगह स्वायत्ता को लेकर भी हिंसा हो रही है। पर ये जब हम बात करते हैं कि ये जो व्यक्तिगत हिंसा है, जिसमें कुछ लोग लामबंद होकर किसी कमज़ोर आदमी को, निहत्थे आदमी को घेरते हैं, मारते हैं। कोई अकेला आदमी जा रहा है, अगर उसने किसी से ज़रा सी बात की तो उसे मारपीट पे लोग आमादा हैं। तो ये प्रवृत्ति धीरे धीरे हमको लगता है कि ये बढ़ रही है। और बहुत बार जब समाज में ये होता था कि कोई आदमी आपके घर में गुंडा प्रवृत्ति का मारपीट कर रहा है, तो समाज उसको थोड़ा सा किनारे करते थे, जिला बदर की कार्रवाई होती थी, और वो गुंडा तत्व है तो लोग उससे दूर रहते थे। पर अब हर राजनीतिक दल को बहुत सारे गुंडे बदमाशों की भी जरूरत होती है, कई बार मसल पावर दिखाने के लिए भी जरूरत होती है। जो लोग जेल में जाते हैं उनकी जल्दी जमानत हो जाती है, या जेल पहुंचते ही नहीं उसके पहले थाने से जमानत हो जाती है। तो बहुत बार गुंडे बदमाशों के हौसले बुलंद होते हैं। जो पुलिस अफसर थोड़े दबंग होते हैं, और जिस तरह से पहले सार्वजनिक रूप से गुंडे बदमाशों को प्रताड़ित किया जाता था, उनको अपमानित किया जाता था, अब ह्यूमन राइट के चलते वो भी कम होता है, क्योंकि आप कल को कोर्ट कचहरी में उलझते हैं। तो ये धीरे धीरे ये हो रहा है कि एक गुंडा बदमाश समाज में स्थापित हो रहा है और उसका खौफ हो रहा है। दरअसल उसको कई जगह से चौथ मिलती है। अभी हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी राज्य से एक जेल से एक आदमी को लाया गया है। अब वो लोग सुपारी किलर के रूप में जो है जिसको चाहे उसको धमकी देकर पैसे वसूल रहे हैं। तो समाज में बहुत सारे आइकान बन रहे हैं जो बदमाश हैं, पर समाज के सामने वो एक प्रकार से उनको प्रतिष्ठा मिलती है। तो जो यूथ है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, जिसके पास नशे का गुलाम है, उसको लगता है कि हिंसा का रास्ता भी एक रास्ता है। और जब इस समाज में, देश में लोग गांधी के हत्यारे गोडसे को महिमा मंडित करें, तो भी ये चिंता की बात होती है कि लोग हिंसा को भी जो है कि बहुत सही किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जब समाज में घटित होती हैं तो निश्चित रूप से समाज में जो लोग हैं वो अलग अलग वो प्रभाव डालता है। और सोशल मीडिया, जैसे मैंने कहा कि उसमें बहुत सारी पोस्ट होती है
जो कई बार आपके भीतर की हिंसा को, वैमनस्यता को बढ़ाती है। एक समाज का दूसरे समाज के प्रति वैमनस्यता बढ़ती है, और जब उसके लोग क्या खा पी रहे हैं, लोग इस पे हिंसा करते हैं, क्या पहन रहे हैं, इस पे हिंसा करते हैं, जुलूस किस तरह से निकल रहा है, इस पे हिंसा करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर भी सोशल मीडिया के जरिए हमारे बीच में डाले जाते हैं जो हमारे भीतर के गुस्से को और तेज करते हैं। ये हम लगातार देख रहे हैं। तो हमारे साथ आयुष गुहा जी हैं। मैं चाहूँगा कि वो एडवोकेट भी हैं और बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़े विस्तार से बातचीत करें। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और इस विषय पे आज हम लोगों को चर्चा करने का मौका मिला। सोशल मीडिया का जो एक बोलना चाहिए, इस तरह की जो भी हिंसा होती है, इस तरह की जो भी घटनाएं होती हैं, आज की डेट में सबसे जो बड़ा या बोल सकते हैं जिसको कंट्रोल करना थोड़ा हद तक, बल्कि नहीं ये बोलना चाहूँगा, ये बोलना ज़्यादा सही है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल करना मुश्किल है, वो एक सोशल मीडिया है। कोई भी किसी भी तरह के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे या किसी भी बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म पे एक जस्ट मैसेज करता है कि सो एंड सो घटना सो एंड सो के द्वारा की गई है, और उस घटना की वजह से एक बहुत बड़ा जो जन आक्रोश होता है वो आ जाता है, कहीं इकट्ठा हो जाता है, कहीं तोड़फोड़ होती है, कहीं मारपीट होती है, कहीं आगजनी की घटनाएं होती हैं। तो सोशल मीडिया एक तरह से बोल सकते हैं आज की तरह बोला जाए, ये बोलना गलत नहीं है कहीं से, कि एक वेपन की तरह यूज़ हो रहा है। और जिस तरह से गेमिंग और चीज़ों में आपने चर्चा की कि आज की डेट में जो भी युवा हैं, जितने भी बच्चे हैं, अलग अलग तरह के गेम्स खेल रहे हैं जिसमें उनको वेपन्स के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसमें से कुछ काफ़ी फेमस गेम में से अगर हम लोग बात करें, जैसे BGMI की बात करूं, या फिर किसी भी एक गेम की बात कर लें, या PUBG एक पहले हुआ करता था, तो इस तरह के गेम्स में लोगों को केवल हिंसा और हिंसा ही दी जा रही है। उनके दिमाग में चाहें या ना चाहें इस तरह की चीज़ों को डाला जा रहा है सोशल मीडिया की तरफ से, कि आप जब भी किसी चीज़ पे कनेक्ट होते हैं, आपको वेपन्स के बारे में आइडिया बताया जा रहा है कि कोई कुछ करता है, आपको उसको गोली मारना है या आपको उड़ा देना है। तो लोगों को एक बोलना चाहिए गुस्सा निकालने के लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म बना दिया गया, और उस प्लेटफॉर्म की वजह से लोग और ज़्यादा भड़क रहे हैं। और एक साइकोलॉजिकल एंगल पे मैं बात करूं तो लोगों ने बोलना चाहिए जो हार जाते हैं या इस तरह से, तो लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत से इश्यूज होना शुरू हो चुके हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि सोशल मीडिया पे अलग अलग तरीके से बच्चे गेम खेल रहे थे, गेम खेलने के बाद उनमें गुस्सा बढ़ गया है, अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं। साथ ही साथ में एक नया एंगल और आया है कि बच्चे इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड भी करने लगे हैं पेरेंट्स के साथ में। उनको ये बताया जाता है कि किसी और चीज़ के लिए पैसे कट गए हैं आपका। कुछ लोगों ने बताते हैं, एक पेरेंट्स आए थे मेरे पास, उन्होंने बताया कि हर महीने पेटीएम मेरे से ना 10,000 रुपये काट ले रहा है मेरे अकाउंट से। उन्होंने बोला पेटीएम का मेंटेनेंस चार्जेस, उन्होंने बताया उनको सर पेटीएम का ऐसा कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं होता है। जब चेक किया तो उनका बच्चा एक कोई ऑनलाइन गेम खेलता था, तो उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें वो परचेस करता 10,000 रुपये की, और जब उसके जो पिताजी टेक्नो फ्रेंडली नहीं थे तो उनको ये बोल देता था कि पेटीएम मेंटेनेंस चार्ज काटता है, आप ऑनलाइन सर्विस यूज़ कर रहे हो। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक ऑनलाइन फ्रॉड को या अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बढ़ावा दे रहा है। और इन चीज़ों को कंट्रोल करने की अगर हम लोग बात करें तो साइबर लिटरेसी आना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में गवर्नमेंट ने हमको IT एसेट्स दे दिए, मोबाइल दे दिया, इंटरनेट दे दिया, लेकिन उसको सुरक्षित किस तरह से यूज़ करना हो चाहिए ये चीज़ें बताना भूल गए। और जब तक ये चीज़ें नहीं आएगी, लोगों में इस चीज़ के लिए जागरूकता नहीं आएगी कि मेरे को किस चीज़ों पे क्लिक करना है, कौन सी लिंक मैलिशियस है, किस में वायरस है, किस तरह की चीज़ें हैं, ये जब तक लोग नहीं सीखेंगे तब तक जो बोलना चाहिए क्राइम रेट या एक नॉर्मली बोला जाए हिंसा जो है सोशल मीडिया पे या अलग अलग प्लेटफॉर्म से वो फैलती रहेगी। तो इन चीज़ों पे हमें कंट्रोल लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इस पर वर्क भी कर रही हैं, बट समहाउ बोलना चाहिए जो बेस चीज़ें हैं, जैसे स्कूल शिक्षा में साइबर सिक्योरिटी को लाना चाहिए, वो चीज़ों पे हम आज भी वर्क नहीं कर पाए हैं आज़ादी के इतने साल बाद भी। टेक्नोलॉजी में हम आगे जा रहे हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन हम डिजिटल सुरक्षित इंडिया की बात नहीं करते हैं या डिजिटल सेफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल से वो समय आ चुका है जब हमें डिजिटल सेफ इंडिया की बात करनी चाहिए। और जो इस तरह की हिंसा होती हैं इसके लिए पुलिस को और पब्लिक को, दोनों को साथ में मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि सर ने एक बताया कि FIR के बारे में बोला, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो हम लोग इसको साइबर में बोलते हैं फर्स्ट इंसिडेंट रेस्पॉन्डर। तो अगर आपको पता लग रहा है कि कोई ऐसी घटना हो रही है तो रदर देन केवल उसका वीडियो बनाने की जगह आप पुलिस को या जो भी एजेंसीज होती हैं उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं ताकि उस क्राइम को रोका जा सके। ना कि आपका केवल यही दायित्व है कि आप उसका वीडियो बनाएं और सोशल मीडिया पे डाल दें। तो इन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है और एक अवेयरनेस लाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया में लोग इन्वॉल्व हैं आज की डेट में, अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, रिटायर्ड पर्सन है, वो भी आज की डेट में केवल इंस्टा फेसबुक पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं और अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसमें निकाल देते हैं बैठे बैठे। और साथ ही साथ में बेरोजगार लोग भी केवल यही कर रहे हैं।
तो इन चीज़ों पे जो समय बर्बाद हो रहा है इसको प्रोडक्टिव टाइमिंग पे डालने की ज़रूरत है। और बेसिकली साइबर की लिटरेसी के बारे में फिर से बोलूँगा कि इसमें लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत हद तक जो सांप्रदायिक दंगे थे उन पे कंट्रोल हुआ है। अब उस तरह से सांप्रदायिक दंगे बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होते जैसे पहले होते थे। और सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे आज़ादी के समय जब देश का विभाजन हो रहा था, चूँकि अंग्रेज आए थे, फूट डालो राज करो उनकी नीति थी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को बीच में लड़ाया और एक देश पाकिस्तान बना। उस समय जिस तरह का माहौल था, उस समय अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें, जहाँ पे अभी हाल ही में वो एक डॉक्टर की निर्मम हत्या के कारण जिस तरह से वहाँ प्रदर्शन हुआ और पूरे देश में चर्चा का विषय बना, तो वो बंगाल में अगर हम 1946 की बात करते हैं तो 16 से 19 अगस्त तक कलकत्ता में जो है वो 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 15,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से वो जाना जाता है। तो वहाँ पे डायरेक्ट एक्शन की घोषणा जो है मुस्लिम लीग ने की थी। और मगर उसमें एक सबसे बड़ी बात थी कि इन सब के बीच महात्मा गांधी थे और महात्मा गांधी उस हिंसा को रुकवाने के लिए जो उन्होंने नोआखाली गए और उन्होंने अनशन किया। आज हमारे नेता किसी हिंसा को रुकवाने के लिए आगे नहीं आते, उल्टे बहुत सारे नेताओं के बयान से हिंसा भड़कती है और वो उसमें पोस्ट करने से बाज नहीं आते हैं। हमने देखा कि अब जब भी कहीं पर हिंसा होती तो सबसे पहले जो वहाँ का वाईफाई होता है, इंटरनेट जो होती है, उसको बंद किया जाता है, क्योंकि उससे पता नहीं किस तरह के बयान आए, किस तरह का मैसेज जाए, किस तरह की चीज़ें जाएं, ये एक खतरा है। तो जिस तरह जैसा मैंने कहा कि महात्मा गांधी सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी थे और वो बार बार जितने भी वो आंदोलन करते थे उनका एक सोच था। और आज हम इतने साल बाद भी ये मानते हैं कि जो महात्मा गांधी का रास्ता था उसको पूरी दुनिया ने समझा कि एक नए तरह का रास्ता था और वो अहिंसा का रास्ता था। पर हम धीरे धीरे हिंसा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि हमारा जो यूथ है वो इसमें फंसता जा रहा है और जो नेता हैं आसपास के, वो किसी भी स्तर के नेता हों, वो उसमें कहीं अहिंसा की बात नहीं कर रहे हैं, वो किसी हिंसा के खिलाफ आंदोलन के लिए एक्टिव नहीं हो रहे हैं, वो उल्टे लोगों को अपने साथ लामबंद करके आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ जो हैं हेमल अमित सोनी हैं जो एडवोकेट हैं, मैं चाहूँगा कि वे भी अपने विचार रखें। हेमल जी। सभी को मेरा नमस्कार। आज का जैसे विषय समाज में बढ़ती हुई हिंसा प्रवृत्तियाँ, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो वॉयलेंस है वो सिर्फ फिजिकल वॉयलेंस आज इंडिया में नहीं रह गया है। हिंसा की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो इमोशनल एक्सपेक्ट्स में भी है और मेंटली वॉयलेंस भी किया जा रहा है लोगों के साथ। इसका मेन रीज़न कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो जैसे हम कहते हैं कि चिल्ड्रन का जो सबसे पहला स्टेप रहता है वो फैमिली से अच्छी कोई बच्चे की परवरिश हुई है, कोई बच्चे की अच्छे से देखभाल हुई है तो वो एक अच्छा सिटीज़न बनेगा हम कहते हैं। पर उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी यंग सिटीज़न में वो जो एंगर देखा जा रहा है, अगर वो वायलेंस कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी डीप रूट फैमिली से भी है। आज के टाइम में हम जैसे देखते हैं कि फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसे अगर कोई कपल है और अगर वो हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है घर में, तो वो अपनी उसके दिमाग में वो कॉन्फ्लिक्ट्स बैठते जा रहे हैं, इतने डीप रूटेड हो जाते हैं कि वो उसका एग्रेशन ना अपने पेरेंट्स के सामने निकाल पा रहा है, वो बाहर जाके सोसाइटी में वो एग्रेशन निकाल रहा है। या तो फिर वो इतना ज़्यादा फैमिली में या तो अपने अपने लाइफस्टाइल में इतना ज़्यादा पेरेंट्स बिजी हो जाते हैं कि बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, तो वो बहुत ही एक कह सकते हैं एक लोनली फील करते हैं अपने लाइफ में, जिसके चलते वो हो सकता है कोई गलत रास्ता अपना ले। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, हम जैसे कहते हैं आज की डेट में जैसे ड्रग्स मिलना, ये यंगस्टर्स को जो मिल जाते हैं बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एंड उसको इनटेक करने के बाद, ऐसा मेडिकली रिसर्च कहते हैं कि उसके इनटेक करने के बाद एक ह्यूमन बीइंग को नॉर्मल थिंकिंग सही गलत के बीच का डिफ्रेंशिएट करने पे मुश्किल आती है। तो मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं फैमिली से अगर अपब्रिंगिंग अच्छी हो तो 50% एक चांसेस कम हो जाते हैं कि वो आगे जाके वायलेंस कम करेगा। अदर रीज़न्स ये भी हो सकते हैं कि जैसे सर ने बताया वीडियो गेम्स हो गए, बट उसके साथ साथ आज की वेब सीरीज़ जैसे आज के माहौल में चल रही है, वेब सीरीज़ हो गई, मूवीज़ हो गई, तो हम देखते हैं मूवीज़ में बहुत सारे सीन्स को कट कर दिया जाता है सर्टिफिकेट मिलने के पहले, बट वेब सीरीज़ में ऐसे ये सीन्स कट नहीं होते, उसमें बहुत हाई लेवल पे हिंसा दिखाई जाती है, पूरे ब्लड्स दिखाए जाते हैं
एंड उसमें भी एब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ होती है एंड उसमें कोई ऐसे एज का क्राइटेरिया नहीं रहता है एंड बहुत ईजिली कोई भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसलिए ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके लिए भी मेजर्स लेने चाहिए कि कौन सी चीज़ें पब्लिकली ओपन कर दी जाए और कौन सी न की जाए, तो इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ये देखा गया है कि अभी हाल में जो क्राइम रेट हैं वो कहीं ना कहीं साइबर रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 40,000 ऑफ केसेस रिकॉर्ड होते हैं वुमेन के अगेंस्ट में साइबर के। और इसमें ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके सामने यहाँ कोई फेस टू फेस आके कोई अपराध नहीं कर रहा है, हम किसी को जानते भी नहीं, कोई स्ट्रेंजर कई मीलों दूर बैठकर आपके साथ कंप्यूटर में या फ़ोन में या मेल्स में कहीं पर भी आपके साथ ये वॉयलेंस कर सकता है। इसमें आपको फेक ईमेल आ सकते हैं, आपकी इमेज मॉर्फ कर सकते हैं या आपसे फ्रॉड किए जा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ईमेल्स में या हम जो भी आईडीज़ यूज़ करें उसके बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ करें। इसके भी ना अलग से जब गाइडलाइंस इशू होती है तो हम क्या करते हैं, कोई भी ऐप जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं कि नहीं हमें इंस्टेंटली ये डाउनलोड चाहिए, बट हमें पहले रीड करना चाहिए कि ये ऐप हमारे किस किस अदर ऐप्स का एक्सेस ले लेंगे करके। तो हमें थोड़ा उस पर प्रिकॉशन करके वर्क करना चाहिए, जिसके चलते हम थोड़ा सा आगे जाके प्रोटेक्टेड रहेंगे। बाकी फिर एजुकेशन एंड अवेयरनेस सबसे बड़ा हम हथियार बना सकते हैं कि लोगों को जितना ज़्यादा अवेयर करेंगे हर लेवल पे वो उतना ज़्यादा समझेंगे। कई बार क्या होता है कि ऑफेंस होता है बट लोगों को ये पता नहीं रहता कि ये मेरे साथ वॉयलेंस हो गया, ये मेरे साथ इमोशनल वॉयलेंस हो गया या मेंटली वॉयलेंस हो गया। बट जब लोग अवेयर होंगे अपने राइट्स के लिए तो वो उसके लिए आगे आएंगे एंड केस करके सक्सेसफुली इस चीज़ को लड़ सकेंगे। लॉज हैं हमारे देश में, कानून है हर चीज़ के लिए। IT एक्ट अलग से बना हुआ है 2000 वाला, जिसमें हर चीज़ के अधिकार दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता है जिसमें हर एक इंडियन सिटीजन्स को बहुत सारे अधिकार मिले हैं। तो आई थिंक लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है एंड उनको अपने अधिकार एंड राइट्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। दरअसल हम विदेशों की बात करते हैं मेरे बहुत सारे रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं। वहाँ पर आप अपने बच्चे को मार नहीं सकते हैं और बच्चे को ये मालूम है कि यदि आपने उससे बहुत तेज़ आवाज़ में बात की या आपने उस पर हाथ उठाया तो वो पुलिस को फ़ोन कर देगा और पुलिस आ जाएगी। और यदि आपकी कंप्लेंट हो गई कि आप बच्चे को कैसे रखते हैं, बुजुर्ग को कैसे रखते हैं, तो वो चेक करने भी आते हैं। जो सोशल टीम है वहाँ की वो बार बार आके देखती है कि आप उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समाज और कानून होता है वो भी कई बार, तो ये टीचर भी पूछती है जब बच्चे स्कूल जाते हैं कि आपके घर में आपके माता पिता आपसे कैसे बातचीत करते हैं, ऊंची आवाज़ में तो बातचीत नहीं करते हैं। और इस तरह जो हिंसा है, जो घरेलू हिंसा जिसकी बात होती है, उसको लेकर भी कानून है और सजगता है। हमारे यहाँ हमको ऐसा लगता है कि जो मारपीट है वो घर में बड़े भाई का, पिता का, माता का ये अधिकार है कि वो आते जाते बात बेबात एक दो चमाट जो है लगाए। पर अभी स्कूलों में भी पहले ये होता था और माता पिता खुद ही कहते थे टीचर से कि थोड़ा देखना गुरुजी, ज़रा इसको टाइट करके रखना। पर अब थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है। अब स्कूल में यदि कोई टीचर किसी बच्चे पे हाथ उठाता है तो अभी उसकी कंप्लेंट होने लगी है और लोग उस पर कार्रवाई भी होने लगी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी जागरूकता के चलते इस तरह से जो हिंसा हो रही थी, चाहे वो घरेलू हिंसा थी या संस्थागत हिंसा थी, उसमें कमी आई है। पर हिंसा कई तरह की होती है, भौतिक हिंसा, हिंसा न वैदिक हिंसा, हिंसा न भौतिक, ये बात कहा जाता है। पर मुझे लगता है कि जैसा कि अभी हेमल जी कह रही थी कि कई तरह की हिंसा है, उस हिंसा को हम किस तरह से समझते हैं। यदि कोई आदमी, कोई लड़की किसी मोहल्ले से जाने से, रात या शाम को गुजरने से डर रही है तो भी एक प्रकार की हिंसा है। उसके भीतर एक भय है। जैसे हम जंगल में जब जाते हैं तो हमारे भीतर ये भय रहता है कि कोई जंगली जानवर हम पे हमला ना कर दे। इसी तरह यदि आप मनुष्य समाज की किसी कॉलोनी से, किसी मोहल्ले से गुजर रहे हैं और आपको ये लगे कि आप पे हमला हो सकता है, कोई आदमी अपनी धार्मिक पहचान लेकर आपके बीच से गुजर रहा है और उसको लगे कि कहीं मेरी धार्मिक पहचान के कारण मुझ पे हमला ना हो जाए या लोग मेरे पे ताने सपाटे ना दें, तो ये भी एक तरह की हिंसा है। तो हम ये देखते हैं कि हिंसा कई रूपों में समाज में दिखती है और जब वो मारपीट में तब्दील होती है, किसी हत्या में तब्दील होती है, तब वो संज्ञान में आती है। पर बहुत सारी हिंसा जो है वो उस तरह से संज्ञान में नहीं आती जैसा कि आना चाहिए।
तो हम चलिए इस पर बातचीत करेंगे। सीएल दुबे जी हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस पे अपनी बात रखें। आप सबको नमस्कार। आज बहुत अच्छा विषय पर चर्चा हो रही है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हिंसा जो बढ़ रहा है उसका मेन कारण ये है कि संयुक्त परिवार का विघटन। जब संयुक्त परिवार हुआ करता था उसमें चाचा, बड़े पापा, बुआ, बड़े पापा, दादा दादी सब रहते थे, तो वहाँ के जो बालक होता था या वहाँ का जो फैमिली मेम्बर हो, चाहे बहू हो, सास हो, कोई हो, तो अपना सुख दुख को आपस में बांट लेते थे। अब स्थिति हो गया है, एकल परिवार हो गए, एकाकी परिवार हो गए हैं, तो ना उसका बेटा, ना उसकी बेटी, ना पति, ना पत्नी आपस में अपने दुख या सुख को नहीं बांट सकते, और सब लोग आजकल सिर्फ कमाने में लगे हैं। ये पता नहीं चलता कि बच्चा क्या कर रहा है। पहले होता है था बच्चा रोता था, अपने दादी के गोद में चल देता था। अब बच्चा रोता है तो उसकी मम्मी मोबाइल पकड़ा देती है। हमें याद है जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम उनको सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी पुस्तक दिया करते थे पढ़ने के लिए। अब स्थिति यह है, बच्चा खाना नहीं खाता तो मम्मी बोलती बेटा मोबाइल देख ले, वहीं से मोबाइल शुरू हो जाता है। और घर में जब अपना दुख सुख नहीं बांट सकता, जब उसको प्रेम नहीं मिलता तो बाहर प्रेम खोजता है। वैसे ही अपने गुस्से को घर में नहीं निकाल सकता या अपने दुख को किसी को नहीं बता सकता तो वो बाहर में अपने गुस्से को निकालता है। और जहाँ तक उसकी बात है कि सामूहिक हिंसा, इसमें तो शुद्ध रूप से यदि किसी राज्य में सामूहिक हिंसा हो रहा है और वहाँ की जनता खुद कानून को हाथ में लेकर न्याय देने का प्रयास करता है, तो वहाँ के राजा और तंत्र दोनों की असफलता है, और ये प्रजा के लिए और राज्य के लिए दुखदायी है। अभी जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसका सिर्फ कारण ये है, कहा भी जाता है देर से अंधेर होता है। यदि कोई व्यक्ति गया, उन्होंने पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करी कि सामने वाले ने मुझे 2 चाटा मारा, तो पुलिस उसको जब तक एफआईआर नहीं लिखता जब तक उनके हाई कमान का कहीं से आदेश ना आ जाए। अभी एक छोटा सा घटना भी मैं इसके पहले चर्चा कर रहा था, कवर्धा में एक महिला पुलिस को आपने निलंबित कर दिया। महिला पुलिस उसकी क्या गलती थी? ये कि उसके एसपी ने कहा आप डंडा चलाइए, वो महिला डंडा चलाई। यदि एसपी की बात नहीं मानती तो निलंबित होती, और वो मार दी तो निलंबित हो रहा है। और सबसे मेन, जैसे कि आपने अभी कहा था, राजनेता जो हैं आज किसी भी हिंसा पर दुख व्यक्त करने के बजाय पक्ष और विपक्ष में आ जाते हैं। बलौदा बाजार का ही ले लीजिए, बलौदा बाजार में हिंसा हुई साहब, क्यों हुई? उसका पहले साहब निदान कर देते, स्थिति आती क्यों? अभी 2-4 दिन पहले जो पुलिस हवलदार की पत्नी और उनके बच्चे की हत्या हुई। बड़ा दुखद स्थिति है कि एक आम आदमी, एक अपराधी पुलिस के घर जाके उनके पत्नी और बच्चे की हत्या कर देता है, वो खौलते तेल डाल देता है, उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये शुद्ध रूप से शासन और प्रशासन की विफलता है, और इसमें उनको आत्मावलोकन करना चाहिए। और मैं और निवेदन करना चाहूँगा, सत्ता में बैठे हैं उनको और प्रशासन में बैठे हैं उनको, यदि मीडिया आपको आईना दिखा रहा है तो आप आईना साफ मत करिए, अपने चरित्र साफ करिए, अपने आप को सुधारिए। ये विपक्ष बोल रहा है तो उसको सकारात्मक लीजिए और ये प्रयास कीजिए कि हम कैसे सुधार कर सकते हैं। अब कोई कह दिया ये कांग्रेस का है, बीजेपी का है। अरे साहब, अपराधी ना कांग्रेस का होता है, ना बीजेपी का होता है, ना आम आदमी पार्टी का। अपराधी तो अपराधी होता है। मेरा जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे वो प्लस शासन प्रशासन से निवेदन है कि आप अपनी ईमानदारी से करिए। और एक चीज़ और है सर, अभी जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम जो कम हो रहा है ना, उसका भी एक परिणाम है। आप देखिए, हम जब धार्मिक कार्यक्रम होता था कि हम लोग नारा लगाता है विश्व का कल्याण हो, मानव में सद्भावना हो। मानव में सद्भावना हो, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको सड़क चलती मिल जाएगा। जब आपके गाड़ी का स्टैंड खुला है तो कोई बोल देगा अंकल गाड़ी की स्टैंड ठीक कर लीजिए, ये धर्म का प्रचार है। ये हम कर नहीं रहे हैं अभी। तो मेरा निवेदन ये है कि हम परिवार पर, और जहाँ तक स्कूल की बात है, पहले आपने कहा हम जब पढ़ते थे हमारे मम्मी पापा बोलते थे, हमारे माता पिता बोलते थे टीचर को, ये ठीक से नहीं पढ़ रहा है, इसको आप दंडित करिए। तो जो टीचर ये दंडित करता है तो प्रताड़ित नहीं करता, वो दंड करता है। और यही है सर, देखिए माता पिता को भी बच्चे को 5 साल तक पुचकार के पालना चाहिए, 6 से 11 साल तक उस पर अनुशासन रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए, वो कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, और उसके बाद उसको मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। पर ध्यान रहे, मम्मी पापा ही मित्र माने, उसका संतान उसको मित्र ना माने। वैसे ही सर स्कूल में 5वीं कक्षा तक हर टीचर बच्चे को पुचकार कर प्यार से स्नेह से पढ़ाए। 6वीं से लेकर 11वीं तक
उसको आवश्यकता पड़े तो दंडित करे, और दंडित ऐसा करे जैसे कि एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो नीचे हाथ रखता है, ऊपर से पीटता है, वैसे उसको दंडित करे। और जैसे ही कॉलेज में जाता है तो उसको मित्रवत व्यवहार करे, पर उसमें भी ध्यान रखे कि छात्र टीचर को मित्र मत समझे, टीचर ही उसको मित्र करे। और यदि ये व्यवस्था होगी तो निःशुल्क समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। और पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आप मित्रवत व्यवहार करिए। अभी स्थिति है साहब, कोई टाई लगा के जाएगा अपराधी तो उसको आप कुर्सी में बिठाते हो, और गमछा पहन कर मेरे गांव का मंगलू जाएगा, वही शिकायत करने जाएगा कि टाई वाले ने मुझे लात मारा, तो आप टाई वाले की बात सुनोगे, गमछा वाले की नहीं सुनोगे। ये मानसिकता आपको बदलनी पड़ेगी, और हिंदुस्तान में है। बस इतना बोलना चाहूँगा, और पुनः आपको धन्यवाद कि आपने ज्वलंत समस्या को यहाँ उठाया। तो हम देखते हैं कि जो हिंसा की घटनाएं, मैंने जैसे पहले कहा कि एक व्यक्तिगत हिंसा होती है और एक सामूहिक हिंसा होती है। कई बार कुछ घटनाओं के प्रतिफल के स्वरूप जैसे हम देखते हैं कि वो घटनाएं होती है। यदि हम 84 के दंगे की याद करें तो उसमें इंदिरा गांधी की हत्या होती है और सिख समुदाय के साथ बहुत हिंसा होती है, जिसके केस अभी तक चल रहे हैं। या हम गोधरा कांड को देखते हैं कि कुछ घटना होती है और फिर वहाँ हिंसा होती है। पर ये तमाम तरह की हिंसा के बीच में हम ये देखते हैं कि अभी इंटरनेट सेवाएं जो हैं ऐसा पता चलता है कि उसको बंद कर दिया जाता है और ये कम्युनिकेशन को ख़त्म करने की कोशिश होती है। तो मैं एक बार जो है, हमारे साथ आयुष गुहा है, मैं उनसे चाहूँगा कि ये इसके पीछे क्या मानसिकता है कि ये जो इंटरनेट को बंद करना, कम्युनिकेशन को ख़त्म करना, इससे तो अफवाहें और ज़्यादा फैलती हैं। जी हाँ सर, बेसिकली इंटरनेट बंद करने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि तत्काल रूप से कहीं पे भी लोगों का एक बोलना चाहिए जो भीड़ इकट्ठी ना हो, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जो लोकल लेवल पे लोग कम्युनिकेशन करके बहुत सारी चीज़ें करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, लाइक जम्मू एंड कश्मीर का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, जब 376 के हटने के पहले का तो उस समय की जो हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे एक सबसे बड़ा जो मुद्दा आ गया था वो ये था कि लोग क्या करते थे, व्हाट्सएप पे या अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाते थे और ग्रुप्स में बोलते थे कि यहाँ पे ये मूवमेंट हो रही है, यहाँ पुलिस फोर्स आ रही है, या यहाँ बीएसएफ के लोग जमा हो रहे हैं, और उस वजह से क्या होता था, फोर्सेस पे अटैक्स होते थे, अलग अलग तरह की चीज़ें होती थी। और सिमिलरली जब भी कहीं पे दंगा या इस तरह की चीज़ें होती हैं, इंटरनेट को बंद करने का सबसे मेन रीज़न यही होता है कि आप लोकल लेवल पे जो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, जो इस तरह के भड़काने वाले ग्रुप्स होते हैं या जो लोग होते हैं, असामाजिक तत्व जिन्हें हम बोलते हैं, उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए जितने भी ज़िले के एसपीज एंड कलेक्टर्स होते हैं, सबसे पहले ये बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया के इंटरनेट कनेक्टिविटी को बंद किया जाए। अगर ये नहीं करते हैं तो इसके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मीडिया में तो नहीं बताया जा सकते हैं, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि फोर्सेस को भारी से भारी नुकसान हुआ है, और जिसका सिंपल सा कारण बस यही रहा है कि उनके पास मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी थी। क्योंकि कहीं पे भी कोई दंगा हुआ या कुछ हुआ है, जैसे किसी का कुछ मर्डर हो गया है, तो उसका अगर वीडियो आता है तो एक पर्टिकुलर किसी समाज के लोगों के अगर किसी का वीडियो है तो लोग भड़का देते हैं कि हमारे समाज के लोगों के साथ में इस समाज के अमुक लोगों ने इस तरह की घटना की है, जिस वजह से वहाँ पर और भी ज़्यादा दंगे या इस तरह की चीज़ें फैल जाती हैं। और इसका एक एडवांटेज ये भी होता है कि एजेंसीज को कुछ डेटा मिल जाता है। जब हम इंटरनेट बंद करते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन लोग शेयर करते हैं तो इन चीज़ों को इंटरसेप्ट करना ईजी हो जाता है, तो एजेंसीज को इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी मदद मिलती है। तो ये दो मेन रीज़न है जिस वजह से इंटरनेट को हमेशा एजेंसीज जो होती हैं बंद करने के लिए ट्राई करती हैं, और अमूमन तौर पर बंद ही कर देती हैं, जो पब्लिक के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। बात से थोड़ा सा मैं असहमत हूँ, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी आज की तारीख में अगर एक तरीके से हिंसा को बढ़ाने का एक माध्यम बनी है, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में हमारे परिवारजन, विशेषतर महिलाएं, जब कभी भी निकलती हैं तो उनके लिए वो जीपीएस ट्रैकिंग उनके परिवार वालों के लिए एक आसान माध्यम होता है इस बात की ट्रैकिंग करने के लिए कि हमारे बहू बेटियां हैं कहाँ, और यही चीज़ हमारे बुजुर्गों के लिए भी अप्लाई करती है। तो कहीं पे अगर मान लीजिए हिंसा हो रही है तो एकदम से इंटरनेट को पूर्णतः बंद कर देना भी एक तरीके से जनमानस के लिए एक हानिकारक होता है, क्योंकि हम ये नहीं पता कर पाते कि हमारे परिवार आज की तारीख में हमारे यहाँ पे सबसे आसान माध्यम जो संपर्क करने का है वो मोबाइल फ़ोन। मैं ये नहीं बोलता कि आप पूरा इंटरनेट अलाउ करिए, जब भी सेंसिटिव इश्यूज होते हैं तो इंटरनेट को अलाउ करना चाहिए, पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, अगर मान लीजिए ये माध्यम बन रहा है तो ये हमारी सुरक्षा का भी एक माध्यम है। हमारे परिवारजनों को हमारी सुरक्षा केवल इससे मिलती है। हम शासन प्रशासन पे पूरी तरीके से हमारी सुरक्षा के लिए अगर ऐसी घटनाओं के समय निर्भर करने लगे तो फिर हत्याएं नहीं होंगी, जाने नहीं जाएंगी। तो मेरे हिसाब से एक तरीके से ये हमारे सुरक्षा का भी माध्यम है। आप कंट्रोल करिए, आप सुपरवाइज करिए, पर आप पूर्णतः बंद कर दें, ये भी पूरी तरीके से गलत है। तो चलिए, हमारे साथ सुभाष शर्मा जी हैं, ये युवा मोर्चा भाजपा के मंत्री हैं, और मैं चाहूँगा कि इस विषय पे वे अपनी बात रखें। यहाँ पर
बैठे अनेक विद्वानों ने अपने अपना जो है सुझाव न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिया है। देखिए, समस्याएं बहुत हैं, चाहे तो हर विषय पर एक समाधान भी है। और मैं ये मानता हूँ कि घटना, हत्या या अपराध होता है, ये राजनीतिक, सामाजिक या पारिवारिक नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति की हत्या हुई है, चाहे वो किसी भी तरह के हो, तो ये निंदनीय है। किंतु अगर मैं एक बार पारिवारिक समस्या से हटकर अगर बात करूं, तो जैसे कि जो राजनीतिक हो गई या जो अन्य विषय पर जो सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल जो क्राइम हो रहे हैं या जो हत्याएं बढ़ रही हैं, उन पर मैं ये चाहता हूं, और हम सब ने भी देखा है कि समय समय में भारत सरकार और मोदी सरकार ने इस विषय पर अपना राय रखा है। उन्होंने कहा है कि जिस तेज़ी से आजकल गलत सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही हैं या ये युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, इस पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है। संसद भवन में हो या लाइव चैनल पे की बात हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय पर अपनी बात कई बार रखी, और सभी सांसदों से यह अनुरोध है इस चैनल के माध्यम से कि इस विषय पर जितने जल्दी हो सके जरूर कुछ जो है नियंत्रण या कानून बनाए जाने चाहिए। जैसे कि एडल्ट वेबसाइट पर भारत सरकार ने कंट्रोल किया, चाइनीज़ जो ऐप थे उस पर कंट्रोल किया, उसी तरीके से इन सभी वेबसाइट पर और सोशल मीडिया पर नियंत्रण के लिए जरूरी है कि कुछ कानून लाया जाए। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस या अमेरिका में आप गूगल करिए या फेसबुक पर आप देखेंगे तो मार्क जुकरबर्ग को कोर्ट लाया गया और उनसे सीधा पूछा गया कि जो टीनेजर्स हैं वो आजकल 18 या 19 प्लस जो कंटेंट हैं वो उनको बिना किसी आप सूचना के परोस दे रहे हैं कि आपने किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन जारी नहीं किया, ये किस एज के बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो उसका जवाब उन्होंने कोर्ट के माध्यम से दिया है। तो हमें भी ये चाहिए कि इस तरह के जो वीआईपी कंसल्ट जो भारत में हैं उसको ख़त्म करके कानून के दायरे में लोगों को लाएं, और जितना समाज के लिए या लोगों के लिए सुरक्षित हो सके उतना एक कानून बनाया जाए। मिलन कुमार साहू जी हैं, वे अखिल भारत हिंदू युवा संघ के अध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा कि मिलन जी आप जो है अपनी बात रखें। मुझे आमंत्रण किए, और मैं एक युवा हूँ, और यहाँ पे हम देख रहे कि हिंसा की बातें चल रही है। तो हिंसा का अर्थ क्या होता है? हिंसा का अर्थ होता है कि हम अगर अपने तन, मन, कर्म, वर्ण, वाणी और वचन से अगर हम किसी को नुकसान पहुँचाते हैं, वो हिंसा होती है। हर सिक्के में दो पहलू होती है। हिंसा भी आपका आ शब्द से जुड़ के अहिंसा बना हुआ है। तो अहिंसा आज आप देखोगे तो अहिंसा एक सामाजिक बुराई भी है। अगर जैसे अभी हम बहुत सारे हमारे महानुभाव से हम सुन रहे थे कि घर की घरेलू हिंसा होती है या अन्य भी हिंसा होती है, तो ये सामाजिक बुराई, इसको हमको ही मतलब समाधान करना होगा। कि आज जैसे हम अपने बच्चों को कोई मोबाइल देते हैं और डांटते हैं, चलो आज तो मोबाइल की आधुनिक ज़माना तो मोबाइल की बात करें, पहले के बच्चे तो मोबाइल नहीं होते, फिर भी हम माँ बाप डांटते थे। तो ये हिंसा का जो प्रवृत्ति है ये आज से नहीं है, मानव का ये एक प्रवृत्ति बोलेंगे, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तथ्योचा। क्योंकि जहाँ हमारे सनातन धर्म में अहिंसा को परम धर्म माना गया है, वहीं पे हिंसा को भी सही बताया गया है। तो ये अलग अलग विषय है, हिंसा के बहुत प्रकार के अर्थ होते हैं। तो इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को दो शब्द बोल के मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं सुजीत सुमेर से चाहूँगा कि वे अपने विचार रखें कि ये जो हम कह रहे हैं कि जो हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति है, आप यूथ के बीच रहते हैं, आप विश्वविद्यालय में रहते हैं, तो किस तरह से यूथ सोच रहा है और क्यों वो छोटी छोटी चीज़ में रिएक्ट करने लगा है, गुस्सा आने लगा है उसको, उसमें एंग्री यंग मैन उसको क्यों दिखने लगा है? जो बातचीत के जरिए जो चीज़ हल हो सकती है उसमें भी वो मारपीट पे क्यों आमादा है? कहा जाता है गली गली गोरस बिके, घर बैठे मंद बिकाए। नशा सबसे बड़ा कारण, दुर्भावना और अहम भावना, ये तीन कारण ऐसे हैं जो इन अपराधों को बढ़ा चढ़ा कर और आगे बढ़ा रहे हैं। कंटेंट की बात है तो कंटेंट हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। इतने कंटेंट, मतलब भारत के वातावरण में जहां शांति फैलती थी, क्रांति अच्छी फैलती थी, वहां पर आज आपराधिक तत्व की क्रांति बहुत फैल रही है। और जब जब लोगों की मानसिक पीड़ा बहुत ज़्यादा होती तो कट्टरता का उदय होता है। और रिपोर्टेड बोला जाए तो रिपोर्टेड मामले बहुत कम आ रहे हैं अभी भी हिंसा के, लेकिन अभी भी हिंसा के इतने मामले जो नॉन रिपोर्टेड हैं, नॉन लीगली होते हुए चल रहे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर हो, चाहे वो प्रशासन स्तर हो, चाहे वो राजतंत्र के स्तर पे हो। तो ये भी एक हिंसा का कारण है। इस पर तो विशेष
जानकारी तो रखनी चाहिए और ऊपर से जांच इसके लंबित होने से कारणों का विवेचित होना असंभव सा हो रहा है। और जितनी ये बोला गया कि स्वायत्तता जो बढ़ी है कि लोगों की स्वायत्तता की मीडिया के थ्रू आकर हम कभी मनी कल्चर से और माफिया कल्चर से हम इसको अपने आप को एक्सपोज करें, तो ये भी एक गलत तरीका का है। और भारत में जितनी ज़्यादा इस 10 सालों में बेरोजगारी बढ़ी, योग्यता का बल जिसमें घटा है भारत के, आप देख रहे हैं अग्निवीर आज भी अग्निवीर छोड़कर अपराध के में आ चुका है। तो कहीं कहीं भारत की आंतरिक सुरक्षा भी इसमें घटी है और बाह्य सुरक्षा भी घटी है। वायलेंस का जो हिंसात्मक माध्यम है वो राजनीति की व्यापारिक कटिबद्धता को भी साबित करता है, क्योंकि यदि आप इस पर संवैधानिक जागरूकता आप फैलाएंगे तो आपको कहेंगे वो आप अम्बेडकरवादी हैं। यदि आप गरीब किसानों मजदूर की बात करें तो आप कम्युनिस्ट हैं। आप वहीं पर किसी उच्च वर्ग या निम्न वर्ग की बात करेंगे तब वहाँ पर आपके पर जातिगत भेदभाव, तो ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। पर इसका भी राजतंत्र को भी इस समन्वय को रखना चाहिए, क्योंकि आप जनता के चुने हुए नेतृत्व में हैं, तो जनता को शांति चाहिए, व्यवस्था चाहिए, सुकून चाहिए, ना कि हिंसा चाहिए। महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि हम स्वतंत्रता को पहले बल दें तो सुरक्षा अपने आप आ ही जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि दुर्भावना कम हो, सद्भावना का प्रसार हो, तब जाकर कुछ हो सकता है। क्योंकि अभी के डेट में हम ऐसा कह सकते हैं कि बाग उजड़ते मन महसूस कर देख रहा है माली, क्रिमिनल फीते काट रहा है और विद्वान बजा रहे हैं ताली। न क्या करें। दुबे जी, सीएल दुबे जी कुछ बात कहेंगे। जय। कि परिवार का हर सदस्य दिन में कम से कम एक बार बैठे, या तो सुबह चाय पिए, दोपहर का खाना खाए या रात का भोजन करे। रात को भोजन आसानी से कर सकते हैं और उस समय होना ये चाहिए। मैं हर युवकों को ये देता हूँ कि घर में जो पत्नी है वो अपनी दिनचर्या बताए, ऑफिस से उसका पति देव आया है वो अपना दिनचर्या बताए, जवान बेटा है वो अपना दिनचर्या बताए और बिटिया है वो अपनी दिनचर्या बताए। और जब उनको लगेगा कि शाम को एक बार हमको एक साथ टेबल में खाना है, एक साथ पीढ़े में बैठ के खाना है और अपनी अपनी दिनचर्या बताएंगे, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि लोग दायां बायां नहीं जाएंगे। और इस चीज़ को मैं खुद अपनाया हूँ और अभी भी मेरी बिटिया लेक्चरर है, बेटा मीडिया में है, फिर भी हम लोग शाम को एक साथ भोजन करते हैं और एक एक चीज़ की हम लोग चर्चा करते हैं। आज ऑफिस में हुआ, आज हमने कर्मचारी संघ में किया, बिटिया बताया गया, बेटा ये बताएगा, तो इनको लगेगा हम एक साथ शेयर करेंगे, इससे अपना तो ही बढ़ेगा। और बाहर की जो दुनिया है, यदि कोई समस्या है, मैं पहले बोल रहा था कि गार्जियन को मित्र मानना चाहिए। मतलब यदि आपकी बेटी जवान है, बेटा जवान है, तो उसकी सारी समस्या सुनिए आप और समाधान खुद खोजिए। आप ये मत करिए कि बेटा ऐसा है, बिटिया तो अपनी मम्मी से शेयर कर अपनी समस्या, बेटा है तो अपने पापा से करे। और यही यदि समस्या का समाधान हो जाएगा तो निश्चित रूप से हिंसा बाहर नहीं जाएगा। और जब हमारा दिमाग साफ हो जाएगा, हम घर से शुद्ध मन से निकलेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत हद तक हिंसा को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। धन्यवाद। मैं एक और एक बात ऐड करना चाहूँगी। जैसे हाल में हमारे देश में स्टैचू ऑफ लेडी ऑफ स्टैचू जस्टिस जो है, उनमें कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे उनके हाथ में पहले तलवार हुआ करती थी, अब उसे हटा के संविधान की बुक आ गई है। मतलब कहीं ना कहीं वायलेंस को हटा के एजुकेशन की तरफ इसको मोड़ा गया है। उसके साथ ही उनके आँख में पहले एक पट्टी बंधी रहती थी, तो हमारे देश में ऐसा कहा जाता था कि भारत का कानून अंधा है करके। अब ये पट्टी हटा दी गई है, अब उनकी आइज़ दिख रही है। मतलब ये माना जा रहा है कि अब देश का कानून अंधा नहीं है, अब वो क्लियरली सबको इक्वली ट्रीट करके देखा जाएगा। उसके साथ ही ये जो जस्टिस वाली जो स्टैचू है, उसका पूरा कलर वाइट कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं पीस को डिनोट करता हुआ है कि सुख शांति यहाँ पर देश पर रहेगी। एंड जो तराजू उन्होंने पकड़ा था वो पहले इनबैलेंस या कभी कभार ऊपर नीचे रहता था, अब इसको एक इक्वल लेवल पर करके सेट किया गया है। मतलब ये सही मायने पर हमारे देश पर अब न्याय दिया जाएगा, इस मूर्ति ये बताना चाहती है। जी, तो ये भी एक तरीका है कि हम किस तरह से घर में आपसी बातचीत करके हिंसा पर नियंत्रण पा सकते हैं। क्योंकि हमारे भीतर जो कुछ है, अगर जो कुछ चल रहा है, उसको कहीं अगर हम एक चीज़ पर पहुंचाते हैं तो उससे भी कई बार होता है कि जो तात्कालिक रूप से आपके भीतर आक्रोश पल रहा है वो शांत होता है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि बच्चे और सशस्त्र संघर्ष रिपोर्ट 2023 आई है। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जारी हुई है कि 8,630 बच्चे मारे गए दुनिया में। ये भी आप सोचिए कि जब इस तरह की हिंसा होती है तो बच्चे भी मारे जाते हैं।
अभी हमने देखा कि हाल ही में बांग्लादेश में जिस तरह का आंदोलन हुआ उसमें जो है 650 लोगों की मौत हुई। तो ये कहीं सत्ता को बदलने का आंदोलन हो रहा है, कहीं छात्र आंदोलन हो रहा है, कहीं पर कोई हिंसात्मक भीड़ जो है वो किसी को सजा देने के लिए आमादा है, उसको लगता है कि कानून में डिले हो रहा है। बहुत बार लोगों को लगता है कि जो अपराधी है उसको तत्काल सजा मिलनी चाहिए, और कानून में बहुत बार पेशी होती है और वो कई बार लोग छूट जाते हैं। तो भीड़ को लगता है कि हमको ही इंसाफ कर देना चाहिए, और वो भी बहुत बार इंसाफ करती है। कई बार जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो भी हमको एक प्रकार से उत्तेजित करते हैं कि ये आदमी क्या खा रहा है। ये अभी हमने देखा कि हमारे ही ज़िले में एक मॉब लिंचिंग की घटना हुई, उसमें जिन लोगों ने लोगों को मारा उनके साथ भी लोग खड़े थे मारने वालों के साथ, और वो कह रहे थे कि इनको बचाव करके ये गाय और गौ माता के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत बार लोग कानून हाथ में लेते हैं और उसको भी महिमा मंडित करते हैं। हमने देखा कि गुजरात के दंगों में जिन लोगों को सजा हुई थी बाद में वो छूटे तो उनको माला से नवाजा गया। तो कई बार ये होता है कि जब कोई अपराधी किसी अपराध को करता है तो समाज का व्यवहार उसके साथ कैसा है, ये भी, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि बाद में वो अगर अपराधी लोगों को टिकट मिलेगी, गुंडे बदमाशों को टिकट मिलती तो लोगों को लगता है कि राजनीति जो है अपराधियों की शरण स्थली है और यहाँ पर जाकर हमको जो है एक प्रतिष्ठा मिलती है। तो बहुत बार अपराधी किस्म के लोग हमारे प्रदेश में तो कम है, पर अन्य प्रदेशों में हम देखते हैं कि बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड जिन पर हैं। अभी मज़ेदार बात ये आई थी कि अभी हम एक रिकॉर्ड चेक कर रहे थे कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा करने वाले भी लोग विधानसभा और लोकसभा में मौजूद हैं। पर ये पार्टियों को तय करना है, पर मैं चाहूँगा कि हमारी सहयोगी पूनम रितु सेन जो है वो भी इस पर अपनी बात रखें। पूनम, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की बातें सुनी और सर ने जिस प्रकार की बातें कही, मैं इस पर एक अपनी बात इस तरीके से रखना चाहूँगी कि अगर हम बात करें 83 के बांग्लादेश में जो सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी, लगभग 10,000 से 15,000 लोग मारे गए थे। वहीं दिल्ली के सिख दंगे की बात करूँ 84 की, और फिर 2002 में जब यहाँ पर हुआ था गुजरात दंगा। तो ये जो 2-3 बड़े दंगों की मैंने बात कही वो पूरे के पूरे धार्मिक, नस्ली भेदभाव और राजनीतिक सत्ता से पोषित दंगे थे। ये 3 दंगों में जो भारत ने दंश झेला है आज तक उसके घाव भर नहीं पाए हैं। अब धीरे धीरे हिंसा की गतिविधियों में परिवर्तन हमें देखने को मिला है। अभी भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं लेकिन उनकी प्रवृत्तियों में परिवर्तन आ चुका है। एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे पूरे समाज को कि हिंसा और अपराध 2 अलग पहलू हैं। हिंसा अलग होती है और अपराध अलग होता है। अपराध हिंसा को बढ़ावा देता है, तो अपराध पर लगाम जब तक नहीं लगेगा हिंसात्मक गतिविधियां उतनी ही तेज़ी से बढ़ती जाएंगी। NCRB की जो रिपोर्ट आई है 2022, जो लास्ट रिपोर्ट आई है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो नस्ली भेदभाव थे, धार्मिक या सांप्रदायिक दंगे थे, उस पर तो लगाम लग चुका है, लेकिन कुछ एक क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी काम किया जाना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करूं महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार और तीसरा उत्तर प्रदेश। 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार हिंसक गतिविधियां बढ़ती गई हैं। तो इन 3 राज्यों में ऐसा क्या कुछ रहा कि यहाँ कंटिन्यू छोटे ज़िले से हिंसक गतिविधियां सामने आई। एजुकेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। एजुकेशन लाया गया और अब इनकी प्रवृत्तियों में भी बदलाव देखा गया। एजुकेशन आया, वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं पहुँच पाई जिस तरीके से उन्हें पहुँचना था। साइबर पुलिसिंग और साइबर क्राइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। तो वो एक हम बोलते हैं ना फेक न्यूज़ बढ़ना, वो यहाँ पर अभी भी शुरू है। हाल फिलहाल की मैं बात करूँ बहराइच हिंसा, जो कि पूरे देश ने इसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। वहाँ पर एजुकेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ है कि वो फेक पोस्ट के ज़रिए ये जो तनाव वहाँ पर हमें देखने को मिला उस पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हिंसात्मक गतिविधियों में जो प्रवृत्ति है उसमें बदलाव की ज़रूरत है, मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है, अपराध पर लगाम बेहद आवश्यक है। तो जैसा आपने देखा कि हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति पर हम बातचीत कर रहे थे। हमारी इस बातचीत में हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे जिनके विचार हम आपके साथ इसी कार्यक्रम में साझा करेंगे। आप मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने समाज में बढ़ती हिंसा के कारणों की पड़ताल की और आपको लगता है कि समाज चूँकि गांधी का ये देश है तो यहाँ कहीं ना कहीं हमको अहिंसा की बात करनी चाहिए, अहिंसा की वकालत करनी चाहिए। पूरी दुनिया
ऐसे एक व्यक्ति की तरफ नज़र लगा के देखती है कि जिनने एक फार्मूला दिया है कि हमको अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहिए। तो जो व्यक्तिगत हिंसा बढ़ रही है, सामूहिक हिंसा बढ़ रही है, जातिगत हिंसा बढ़ रही है, धार्मिक हिंसा बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए हम अपने तय जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। अलग अलग उपाय पे सब लोगों ने बातचीत की, आप मेरे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।